हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, हमारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की क्लासें हो रही है। इससे पहले भी कुछ क्लासें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की हो चुकी है और आज भी हमारी जो क्लास हो रही है वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की होगी। ठीक है, तो हमारा जो इससे पहले जो टॉपिक था वो था फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय व्यवस्था। ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें भी ये टॉपिक पढ़ा था। आज भी हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें जो आगे का भाग है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि संविधान में वह एलिमेंट जो हमारे देश की शासन व्यवस्था को संघात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी ये क्लियर हो गया कि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है और वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के तहत है। यानी जो अनुच्छेद है वो हमारा है 1, उसमें ये संघात्मक शासन व्यवस्था आती है। ठीक है, यानी भारत राज्यों का संघ होगा और हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के एलिमेंट, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था के कौन कौन से तत्व है जो हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था प्रदान करते हैं, यानी हमारी शासन व्यवस्था को संघात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट था कठोर निर्मित लिखित संविधान। इसकी स्टडी हम कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम सेकंड जो हमारा एलिमेंट है यानी सेकंड तत्व कौन सा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा सेकंड तत्व है वो है संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है कि संविधान, हमारे भारतीय संविधान में संविधान सर्वोच्च कैसे है, यानी संविधान की सर्वोच्चता, ये इसका सेकंड एलिमेंट है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और आप लोग ये देख लें कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको समझना है। आपको नोट्स बनाते हुए, लिखते हुए, समझते हुए पढ़ना है या कैसे पढ़ना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टॉपिक है संविधान की सर्वोच्चता। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब इसमें है संसद और राज्य विधानमंडल संसद और राज्य विधानमंडल अपनी शक्तियां सीधे संविधान से प्राप्त करते हैं। सीधे संविधान से प्राप्त करते हैं। क्लियर? संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों ही संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। क्लियर? संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। ठीक है, क्लियर? देखिए, संविधान की सर्वोच्चता, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि संसद और राज्य विधानमंडल अपनी शक्तियां सीधे संविधान से प्राप्त करते हैं। यानी संसद और राज्य विधानमंडल का होता है स्टेट में होता है। स्टेट में दो चीजें होती है, या तो विधानसभा होती है या विधान परिषद होता है, कहीं विधानसभा ही होती है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल और संसद दोनों जो अपनी शक्तियां होती है वो किससे प्राप्त करते हैं? संविधान से प्राप्त करते हैं। यानी वो जो अपनी पावर होती है वो संविधान से लेते हैं, संविधान से प्राप्त करते हैं। संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों ही संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते।
यानी जो संविधान का जो रूल्स बना हुआ है इन दोनों को पालन करना अनिवार्य है, दोनों इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये बात विशेष रूप से ध्यान देनी है। और संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, यानी संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। विधि का मतलब क्या हो गया? संविधान जो है वो हमारे देश का सर्वोच्च कानून हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले इसमें डेफिनेशन कि शक्तियों का विभाजन होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा। उसके बाद में ये एलिमेंट कैसे हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इसमें जो इसकी डेफिनेशन है, भारतीय संविधान में शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान में शक्तियों का केंद्र व राज्यों में विभाजन किया गया है। राज्यों में विभाजन किया गया है। क्लियर? आगे बात समझो आपको। शक्ति विभाजन का आधार सूची व्यवस्था है। शक्ति विभाजन का आधार सूची व्यवस्था है। क्लियर? 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची का उल्लेख किया है। वह संवर्ती सूची का उल्लेख किया गया। ठीक है। देखिए शक्तियों का विभाजन जो 3rd नंबर एलिमेंट है आपका, उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का केंद्र और राज्य दोनों विभाजन किया गया है। जो भारतीय संविधान में जो पावर हमको दी गई है उसको 2 भागों में बांटा गया है, केंद्र में और स्टेट में बांटा गया है। ठीक है। क्लियर? शक्ति विभाजन का जो आधार है वो क्या है? सूची व्यवस्था है। अब सूची व्यवस्था क्या होती है? सूची व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में अलग अलग व्यवस्था है, उसमें से एक सूची व्यवस्था भी हमारे भारतीय संविधान में इन्वॉल्व है। ठीक है। ये सूची व्यवस्था आपको बताई गई है। और 7वीं अनुसूची, यानी हमारे देश में जो संविधान है उसमें विभिन्न अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों बहुत सारी अनुसूचियां हैं, उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची का उल्लेख किया गया। ठीक है। 7वीं सूची में किसका उल्लेख किया गया? एक तो संघ सूची सबसे पहले, फिर राज्य सूची, तीसरी है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। ठीक है। क्लियर? ये तो हो गया आपके शक्तियों का विभाजन जो 3rd नंबर एलिमेंट आपका है। इसमें क्या क्या बताया गया है वो मैं यही बता देता हूं आपको। इसमें 4 भाग बताए गए हैं। सबसे पहला जो है वो है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची जो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं, 3rd है आपका संवर्ती सूची, और चौथा है आपका विशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति, सॉरी अवशिष्ट शक्ति। क्लियर? देखिए ये संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, ये अवशिष्ट शक्तियां जो ये सब हमारे भारतीय संविधान के तहत है। यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व है, संविधान का कौन सा भाग है और कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, उसमें सारी बातें ये कही गई है। ठीक है। क्लियर? अब है आपका चौथा एलिमेंट, वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका
की स्वतंत्रता। देखिए ये चौथा एलिमेंट है। अब देखिए हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। जो वर्ड है हमारा संघात्मक और एकात्मकता, दो शब्द है। संघात्मक का तो मतलब हो गया ग्रुप में, यानी कोई ग्रुप में रहकर शासन कर रहा है, ठीक है। एकात्मक का मतलब यूनिक, यानी वो अकेला शासन कर रहा है। क्लियर? ये दो वर्ड आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया। अब इसके तहत जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसके तहत जो चौथे नंबर का जो एलिमेंट है हमारा, वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की क्या डेफिनेशन होती है और वो संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान संरक्षण हेतु न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रयुक्त किया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर? संघात्मक शासन व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण संघात्मक शासन व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। क्लियर? ठीक है। देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। जो हमारा चौथा एलिमेंट वो क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी हमारी न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए, आजाद होनी चाहिए, तब जाके वो सही तरीके से काम कर पाएगी। संविधान के तहत संविधान में न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है। इसके नाम से स्पष्ट है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान संरक्षण हेतु एक अधिकार प्रयुक्त किया गया है, जिस अधिकार का नाम है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। ये अधिकार दिया गया है संविधान संरक्षण हेतु, ठीक है। अब है संघात्मक शासन व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, यानी संघात्मक शासन जो व्यवस्था हमने अपनाई है उसका जो एक प्रमुख लक्षण है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होगी तभी जाके वो सही तरीके से काम कर पाएगी। क्लियर? देखिए एकात्मकता वर्ड के ऊपर कुछ डिस्कशन मैंने पहले किया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। एकात्मकता का मतलब यूनिक, एक, कोई भी एक होना चाहिए, ठीक है। वो अकेला शासन करेगा। क्लियर? अब संविधान की एकात्मकता, इसकी क्या डेफिनेशन होती है वो हम देखते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है। भारतीय संविधान में कहीं भी संघात्मक शासन का उल्लेख नहीं मिलता है। भारतीय संविधान में कहीं भी संघात्मक शासन का उल्लेख नहीं मिलता है। संघात्मक शासन का उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि फिर भी संविधान के
अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा अर्थात संघात्मक शासन होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा और संघात्मक शासन होगा। क्लियर? संघात्मकता के साथ एकात्मकता जोड़ा गया है। विभिन्न एकात्मक तत्व हो गए, विभिन्न एकात्मक तत्व हो गए जो निम्न है। ठीक है, देखिए संविधान की एकात्मकता बिल्कुल न्यू टॉपिक है और अलग टॉपिक है। संविधान की एकात्मकता, इसका क्या मीनिंग हो गया कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघात्मक शासन का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी पहले ये बात कही गई है कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघात्मक शासन का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर भी हमारे संविधान में आर्टिकल 1 के तहत कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होगी और संघात्मकता के साथ एकात्मकता को भी अपनाया गया है। ठीक है, यानी एकात्मक शासन भी होगा। अब एकात्मक शासन के क्या क्या तत्व है उसकी स्टडी हम आगे करेंगे। यानी एकात्मकता के कौन कौन से तत्व इसमें शामिल है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? दूसरा है आपके अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा। अब देखिए अखिल भारतीय सेवा कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवा क्या होती है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं ने भारतीय संघ को एकात्मक में चेंज कर दिया है। अखिल भारतीय सेवाओं ने हमारे संघ को एकात्मक में चेंज कर दिया, एकात्मक में चेंज कर दिया। ठीक है, इन सेवाओं में सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इन सेवाओं में सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। क्लियर? इन सेवाओं के सदस्यों के ऊपर, इन सेवाओं के सदस्यों के ऊपर राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।
क्लियर? देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं जो हमारा सेकंड नंबर एलिमेंट है, वो क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं ने हमारे संघ को एकात्मक में चेंज कर दिया है। अब देखिए, इसको कैसे समझोगे आप? यानी अखिल भारतीय सेवाओं ने हमारी जो संघ है, जो संघीय शासन व्यवस्था है, उसको एकात्मकता में चेंज कर दिया, यानी एकात्मक में चेंज कर दिया है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती है? जो हमारे ब्यूरोक्रेट होते हैं ऑल इंडिया लेवल के, जिसमें हमारा आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईआरएस हो गया, या और भी जो होते हैं आईआरटीएस हो गया, जो ऑल इंडिया लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं सारे। और इन सेवाओं में जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति का जो अधिकार है वो है केंद्र सरकार को दिया गया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनका रिक्रूटमेंट करती है। और इन सेवाओं के सदस्यों के ऊपर राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, यानी राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का राइट नहीं है कि वो इन सेवाओं के सदस्यों के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करे। ठीक है? क्लियर? समझ में आ गया आपको कि अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती हैं और इसकी क्या डेफिनेशन होती है? ठीक है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है इसमें, एकात्मकता में चेंज कर दिया है इसको, और इन सेवाओं में सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है। और दूसरी, इन सेवा के सदस्यों के ऊपर राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, यानी राज्य सरकार को कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, ये अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही प्राप्त है। ये है आपका सेकंड नंबर एलिमेंट। अब है थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर जो है आपका, वो है एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था। अब देखिए, इसी क्या डेफिनेशन होती है? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एकीकृत न्याय व्यवस्था की क्या परिभाषा होती है। ठीक है? भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी भारतीय संविधान, उसमें है एकीकृत न्याय व्यवस्था। ठीक है? फिर सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है? राज्यों के उच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं है, राज्यों के उच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं है। वे सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कार्य करते हैं। क्लियर? देखिए, एकीकृत न्याय व्यवस्था, इसके नाम से स्पष्ट है कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत है, यानी एक तरफा न्याय व्यवस्था है। भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। ठीक है? और इसमें जो सर्वोच्च स्तर पर जो हमारा न्यायपालिका है वो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हमारे कंट्री में एक ही है और हर कंट्री में एक ही होता है। ठीक है? और राज्यों के जो उच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में कार्य करते हैं, वो स्वयं अपना कार्य नहीं करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में कार्य करते हैं। ये है आपका थर्ड नंबर एलिमेंट। अब है चौथा। ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करें। एकीकृत लेखा परीक्षण व अंकेशन व्यवस्था। क्लियर? देखिए, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि भारत में लेखा परीक्षण व्यवस्था अपनाई गई। भारत में लेखा परीक्षण व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है? लेखा परीक्षण विभाग का अध्यक्ष
जो लेखा परीक्षण है इसके विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। राज्यों के महालेखापाल इसी के नियंत्रण में निर्देशन में कार्य करते हैं। राज्यों के महालेखापाल इसी के नियंत्रण व निर्देशन में कार्य करते हैं, ठीक है। क्लियर? देखिए चौथे नंबर का जो एलिमेंट है आपका वो है एकीकृत लेखा परीक्षण व अंकेक्षण व्यवस्था। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है आपके, इसको आपको समझ में आ रहा होगा। जो लेखा परीक्षण है और फिर उसकी जो व्यवस्था करना है वो इसका काम इसमें होता है। भारत में लेखा परीक्षण व्यवस्था अपनाई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत में लेखा परीक्षण की व्यवस्था अपनाई गई है। अब जो लेखा परीक्षण है उसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको इंग्लिश में कैगी बोलते हैं, CAG, ठीक है, वो इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। अब जो राज्यों के जो महालेखापाल है वो किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षण के अंडर में ये लोग कार्य करते हैं, इनके निर्देशन और नियंत्रण में ये लोग कार्य करते हैं, ठीक है। क्लियर? अब है आपका, ठीक है, क्लियर। आपके जो पांचवा नंबर का एलिमेंट है वो है आपातकालीन प्रावधान। नंबर 5, आपातकालीन प्रावधान। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है कि आपातकाल की व्यवस्था में अपन क्या व्यवस्था करें। आपातकाल प्रावधान का मतलब ये हो गया, ठीक है, यानी आपातकाल की स्थिति में अपन क्या अरेंजमेंट करें कि वो समस्या हमारी सॉल्व हो जाए। अब इसकी क्या डेफिनेशन होती है? भारतीय संविधान के भाग 18 में भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। आपातकाल में संपूर्ण राष्ट्र एकात्मकता के सूत्र में बंध जाता है। आपातकाल में संपूर्ण राष्ट्र एकात्मक में बंध जाता है, ठीक है। क्लियर? देखिए पांचवें नंबर का जो एलिमेंट है वो आपके है आपातकालीन प्रावधान। इसमें पहले भी मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूं। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? जो भारतीय संविधान का जो भाग 18 है अपना, उसमें जो आर्टिकल है 352 से लेकर 360 तक, ये सब आपातकालीन प्रावधान में आते हैं, ठीक है। और आपातकाल में संपूर्ण राष्ट्र एकात्मकता में बन जाता है, यानी एकात्मकता का जो सिद्धांत है उसके अनुरूप वो बन जाता है, यानी एकात्मक रूप में ही वो कार्य करेगा आपातकाल की स्थिति में। यानी स्टेट में डिवाइड, तो स्टेट में किसी प्रकार की कोई शासन व्यवस्था नहीं होगी। आपातकाल की स्थिति में सेंटर ही सारा काम करेगी, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब है आपका एलिमेंट नंबर 6, वो क्या है? योजना आयोग, वित्त आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग, वित्त आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद,
अब देखिए इसमें योजना आयोग और वित्त आयोग जो ये संस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था को एकात्मकता की ओर ले जाती है। देखिए जो हमारा 6 नंबर का एलिमेंट है वो क्या है? योजना आयोग, वित्त आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद। ये हमारी तीनों संस्था है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो योजना आयोग और वित्त आयोग क्या करता है, जो हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था है उसको वो एकात्मकता की ओर ले जाते हैं। और हम लोग पढ़ भी ये रहे कि एकात्मकता शासन व्यवस्था के तत्व कौन कौन से हैं, तो इसमें ये भी तत्व एक शामिल हो गया है। ठीक है, क्लियर?